चलिए, गुड्स यूज, जैसे कि मैंने बताया गुड्स का मतलब क्या होता है, एसेट्स नहीं माना जाता गुड्स में। गुड्स के लिए क्या होगा आपका, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस के डील के लिए। बिजनेस डील का मतलब उसको बेचने खरीदने, उसको क्या नाम देते हैं हम, गुड्स। अब गुड्स का यूज कैसे कैसे हो सकता है, देखो। मान लो मेरा एक बिजनेस है, आप हर एक एग्जाम्पल नोटिंग बाद में करना एकदम। मेरा एक दुकान है, और मान लो मेरा एक स्वीट शॉप है, मिठाई की दुकान है। अब मेरा खुद का शॉप है, अब दिवाली आ गया या रक्षाबंधन आ गया, तो घर पे मिठाई लेके जाऊंगा। तो मुझे बताना कि मैं अपने दुकान से ही मिठाई पैक करके ले जाऊं घर, या कहीं और से खरीद लूं। क्या करना चाहिए, अपने दुकान से ही पैक कराएंगे, और अपनी दुकान से अपने हिसाब से स्पेशल बनवा के अपने घर के लिए ले जाऊंगा। तो क्या मैंने अपने बिजनेस में से गुड्स, यानी जो मेरा स्वीट्स है, वो निकाल के कहां ले गया मैं, अपने घर। तो क्या मैं इस बिजनेस में से स्वीट्स को निकाल के ले गया, सपोज करो 1 kg, 1 kg स्वीट्स निकाल के ले गया मिक्सर, इसमें रसगुल्ले भी हैं, बर्फी भी हैं, सारी चीज मिक्स करके मैं 1 kg ले गया। अगर ये मैं कस्टमर को बेचता, यानी मार्केट प्राइस, अगर मैं कस्टमर को बेचता तो 520 रुपए में, लेकिन मैं कॉस्ट जो इसका मुझे पड़ता था ना, यानी मैंने जब बनाया तो मेरे लिए खर्चा था सिर्फ 400 रुपए। ठीक है, मैंने 1 किलो मिठाई अपने दुकान से निकाला, किसके काम के लिए, घर के काम के लिए। क्या ये पर्सनल काम है, पर्सनल काम है। तो पर्सनल काम के लिए निकाला, लेकिन अगर उसे मैं बेचता तो 520 का, और घर के लिए कितने का था वो, 400 रुपए का। तो मैं घर पे जाके कितने का बताऊंगा, 400 या 520, 400 रुपए का। तो जब मैं बिजनेस में से निकाल रहा हूं, तो बिजनेस में से निकालने को क्या बोलते हैं, ड्राइंग। मान लो मेरे पास ना 10 किलो थे, 10 डब्बे मिठाई के थे, मैंने खरीदा था 10 किलो। तो परचेज कितने किलो किया था बताओ, मैंने रुपीस कहां बताया, अभी इस रुपीस में कन्वर्ट मत करो। मैंने 10 किलो खरीदा था, तो बताओ मैंने कितने किलो मिठाई परचेज किया, 10 kg। 10 डब्बे मेरे पास मिठाई के हैं, उसमें से एक मिठाई का डब्बा घर ले गया, तो मेरे पास कितने बच गए, 9। यानी जैसे ही मैंने इसमें से एक डब्बा निकाल के ले गया, क्या मेरा परचेज ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया, कम हो गया ना। पहले कितना था, 1 किलो निकलते ही कितना बचा, 9 किलो बच गया। चलो देखते हैं इसके अंदर। अब मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो परचेज होता है, नेचर वाइज क्या होता है बताओ, एक्सपेंस। हर किसी को पता है। अगर नेचर बाय एक्सपेंस है, तो इसका साइड भी पता होगा आपको, डेबिट होता है। अब क्या परचेज कम होगा गुड्स यूज के बाद, या ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, यानी डिक्रीज हो जाएगा। अगर मेरा परचेज डिक्रीज हो रहा है, डेबिट वाला आइटम, तो इट शुड बी क्या होना चाहिए, इसे अगर माइनस करना हो तो क्या करें, क्रेडिट। यानी क्लियर है कि जर्नल एंट्री जो भी करने जा रहे हैं, उसके अंदर परचेज का रोल होगा या नहीं होगा, होगा। लेकिन परचेज को अब डेबिट लिखेंगे या क्रेडिट में, क्रेडिट में। मैंने यहां पे पर्सनल यूज के लिए फ्री सैंपल, मैं फिर से क्या करता हूं, 10 शर्ट खरीद के लाया, परचेज एक शर्ट मैंने फ्री में दे दिया, तो परचेज फिर से क्या हो गया, कम हो गया। यानी जितने भी एग्जाम्पल लिखा है, हर किसी में गुड्स का यूज होगा, और डायरेक्ट कनेक्शन पता है किससे होगा, परचेज से। यहां का जर्नल एंट्री देखो क्या होगा, मैंने सेम लिखा हुआ है, मैंने लिखा है, चलो स्टेटमेंट पे लिख देते हैं, गुड्स यूज फॉर पर्सनल पर्पस, फॉर पर्सनल ₹400, ब्रैकेट में लिखता हूं मार्केट प्राइस 520। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए दो दो अमाउंट, मार्केट प्राइस भी दे दिया और रुपीस भी दे दिया। तो अब आप बताओ कौन सा अमाउंट हमें लेना है, 400 रुपए। हमें क्या लेना पड़ेगा, हमेशा याद रखना कॉस्ट प्राइस लेंगे, ठीक है। अगर मार्केट प्राइस 300 होता और कॉस्ट प्राइस 400 होता, तब भी कॉस्ट प्राइस ही लेना होता। अब एंट्री देखो, ड्राइंग, जब पर्सनल यूज होगा तो क्या होगा हमारा, ड्राइंग अकाउंट
डेबिट, और क्रेडिट किसे करें? टू परचेज अकाउंट बीइंग गुड्स यूज फॉर पर्सनल। ठीक है, कितने रुपए? 400। अब मुझे एक बात बताना, रूल अगर मैं बनाऊं तो आपको समझ में आ गया कि परचेज को क्या करना चाहिए था? क्रेडिट करना चाहिए, मैंने क्रेडिट किया। अब ड्राइंग क्या होता है? बेसिकली ड्राइंग की वजह से कैपिटल क्या हो जाता है? कम या ज्यादा? कम होता है। अगर 10 लाख रुपए मैंने बिजनेस में लगाया है, उसमें से 1 लाख रुपए निकाल लूं तो मैं बोलूंगा मेरा कैपिटल बच गया 9 लाख रुपए का। तो ड्राइंग की वजह से मेरा कैपिटल क्या हो जाता है? कम। जब ड्राइंग की वजह से मेरा कैपिटल कम हो जाता है तो कैपिटल का साइड क्रेडिट होता है ना? बताओ, कैपिटल क्रेडिट होता है या नहीं होता? लाइबिलिटी में दिखाते हैं तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब क्रेडिट वाले आइटम को कम करना है तो क्या करना चाहिए? इसलिए ड्राइंग यहां डेबिट होता है हमेशा। ठीक है, हम कैपिटल को कम करते हैं ना, तो हम ऐसे नहीं बोलते कैपिटल कम हो गया, हम बोलते हैं ड्राइंग हो गया। ठीक है, बस वहां पे वर्ड चेंज हो जाता है। परचेज को कम करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? जी परचेज कम हो गया। सेल्स को कम करेंगे तो सेल्स कम हो गया। कैपिटल को कम करेंगे तो ड्राइंग हो गया। समझ में आया? तो यहां पे आपका आ गया ड्राइंग, यानी कैपिटल कम हो रहा है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सेकंड देखना क्या कहता है? फ्री सैंपल। फ्री सैंपल पता है क्या होता है? आज के टाइम पे मान लो ये समर है, गर्मी का सीजन है, तो अब तरबूज वाले के पास जाओगे तो मैंने देखा है तरबूज वाले क्या करते हैं, अपने रेडी पे काट काट के रखते हैं। और आप अगर वहां पे जाते हो लेने के लिए तो वो बोलते हैं टेस्ट करके ले लो, थोड़ा सा पीस आपको काट के दे देंगे और आप टेस्ट करो इसे। और जब आप टेस्ट करोगे उसे तो अगर आपको ठीक लगता है देन यू बाय। अगर आपको वो ठीक नहीं लगता तो आप बोलोगे मुझे नहीं लेना। आपको ठीक लगा तो बाय करोगे, लेकिन जो टुकड़ा आपने खा लिया उसके पैसे नहीं दोगे। और ठीक नहीं लगा तब भी आप नहीं लोगे, लेकिन जो टुकड़ा आपने खा लिया उसके पैसे भी नहीं दोगे। सेम ऐसे मिठाई की दुकान पे चले जाओ, मान लो आपको 50 किलो रसगुल्ले खरीदने हैं, तो आप बड़े हिसाब किताब से लोगे। पहले भाई हर जगह पे जाना है, पहले चेक कर लेना कैसा है नहीं है। छोटा 1-2 किलो होता तो आधा किलो होता तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 किलो 50 किलो ले रहे हैं तो हर जगह टेस्ट करोगे। और दुकानदार भी आपको वो फ्री में देगा या नहीं देगा? देगा, क्योंकि उसे पता है कि कस्टमर सामान तभी खरीदेगा। लेकिन जो टुकड़ा आपको टेस्ट करने के लिए दिया गया था, मान लो मेरे पास 10 रसगुल्ले थे, सपोज करो 10 रसगुल्ले थे मेरे पास, 10 में से मैंने एक आपको टेस्ट करने के लिए दे दिया, तो मेरे पास बचे कितने? परचेज कितने रसगुल्ले किए थे मैंने? 10। अब बचा कितना? तो बताओ हमारा परचेज कम हो गया नहीं हो गया? और फ्री में दिया सैंपल। सैंपल का मतलब पता क्या? एक बार देखो, जैसे आप कई बार देखते हो कोई ऑयल खरीदो उसके साथ एक शैम्पू का रैपर दे देते हैं, वो सैशे फ्री। या शैम्पू लोगे उसके साथ ऑयल या कोई क्रीम मिल जाता है, आपने देखा होगा घर पे आता है। कोई साबुन खरीदोगे उसके साथ कभी कभी कोई चीज गिफ्ट में आता है, तो वो क्या होता है? फ्री सैंपल। क्यों कर रहे हैं फ्री सैंपल? और जनरली पता है क्यों किया जाता है ऐसा? मान लो एक कंपनी है, लक्स कंपनी। अब नॉर्मली देखा जाए तो हर घर के अंदर नॉर्मल लक्स अगर साबुन यूज होता है, इस्तेमाल करते हो, कंपनी को पता है हर घर में लक्स साबुन इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो बहुत सालों से करते आए हैं। कंपनी ने एक लक्स का एक और मान लो प्रोडक्ट लॉन्च किया, लक्स का एक क्रीम लॉन्च किया, लेकिन आपने आज से पहले लक्स का कोई क्रीम नहीं सुना, तो आप इतनी जल्दी नहीं लोगे। अरे कौन लेगा, पता नहीं लक्स कौन लेगा। जो यूज करते हो आप उसी को यूज करोगे। लेकिन अगर मैं एक साबुन के साथ आपको वो सैशे छोटा सा पाउच फ्री दे दूं तो आपके घर पे पड़ा होगा तो यूज करोगे या नहीं करोगे? कभी ना कभी करोगे। एक बार यूज कर लिया और आपको पसंद आ गया वो पाउच क्रीम का, देन आप दूसरे क्रीम को रिजेक्ट करके कौन सा क्रीम ले लोगे? तो ये एडवर्टीजमेंट तो है कंपनी का। ठीक है, जब कभी फ्री सैंपल देता है कंपनी तो इसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्टीजमेंट। ठीक है, क्या कंपनी का इसमें नुकसान है? फ्री में दे रहा है तो कंपनी का नुकसान तो है ही है, और अल्टीमेटली कंपनी का परचेज कम हो रहा है।
तो नुकसान का नाम है एडवर्टीजमेंट, खर्चे का नाम क्या है, और कम क्या हो रहा है कंपनी का, परचेज। अब मान लो कंपनी जो से आपको दे रहा है उसमें भी दो प्राइस दे दे, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, तो आपको कौन सा कंसिडर करना है, कॉस्ट प्राइस। मैंने यहां स्टेटमेंट लिखा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल ₹100, 100 का फ्री सैंपल बांट दिया। और ऐसा मैं एग्जांपल और लूं तो कई बार मैंने बहुत जगह देखा है ऐसा होते हुए। अब तो रामलीला का इतना है नहीं, और ना ही आजकल के बच्चे घूमने के लिए जाते हैं रामलीला, वो मोबाइल फोन में ही सब कुछ देख लेते हैं। तो पहले क्या होता था, रामलीला जब होता तो बाहर कैंपियन लेके बैठे होते थे, कोई ये टॉफी बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, वो फ्री एडवर्टीजमेंट करते रहते थे वहां पे। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, फ्री सैंपल में मैंने बांट दिया ₹100 का, तो जर्नल एंट्री, यहां पे रूल क्या कहेगा भाई, मेरा खर्चा जो है फ्री सैंपल और परचेज क्या होगा, कम, तो मैं एंट्री करूंगा फ्री सैंपल एंड या फिर एडवर्टीजमेंट, एडीवी मैं लिख रहा हूं, या फिर दोनों में से कुछ भी लिखो, फ्री सैंपल लिखो तब भी चलेगा, एडवर्टीजमेंट लिखो तब भी चलेगा। अकाउंट डेबिट, और टू क्या कम हो गया हमारा, परचेज अकाउंट, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल। सही है गलत है, ठीक है, समझ में आया ये। अगर हम पर्सनल यूज के करेंगे तब भी परचेज कम। और ये चैरिटी, चैरिटी क्या होता है, दान में दे देना। जैसे मान लो मेरा परचून का दुकान है, तो दुकान पे प्रोविजनल, अगर मेरा मान लो ग्रोसरी का शॉप है, ग्रोसरी के शॉप पे प्रोविजनल स्टोर पे क्या होता है, दाल चावल चीनी आटा मिलता है। मैंने नॉर्मली ऑब्जर्व किया, प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूं, अब नहीं आते, अब तो बहुत कम देखता हूं, पहले मैं देखता था कि जो मांगने वाले आते थे वो आटा या चावल ही लिया करते थे, पैसे नहीं लेते थे वो। अब इनफैक्ट कई बार क्या करते हैं, आप दे देते हो उसे, घर पे आते होंगे कई बार। एक मैंने देखा, एक बाइसिकल पे साइकिल पे पीछे मंकी को बिठा के लाता है, मंगलवार को आता था पहले, वो पहले हर ट्यूसडे को आया करता था, और फिर उसको वो आता है और वो फिर कुछ आपको बताता है, उसको सारी चीजें पता होती है, कौन सा फेस्टिवल कब होगा नहीं होगा। कई बार कंफ्यूजन होता है कि भाई रक्षाबंधन आज है कल है, तो फिर बोलते हैं पूर्णिमा कब है, उससे पूछ के सारा डिस्कशन करते हैं। तो फिर हम, वो आता है मंकी, मंकी थोड़ी देर तक रुका, हमने क्या करा, उसको थोड़ा सा आटा दे दिया, और वो हर दुकान पे भी जाते जाता है। सेम ऐसे मेरा एक परचून का दुकान है, परचून के दुकान पे क्या हुआ, मान लो सामने जागरण हो रहा है, जागरण पे उसने बोला कि जी आपको एक काम करना है, आज हमारे यहाँ पे जागरण है, पूड़ी जितने भी बनेगा आपको आटा देना है। सुना है कभी जागरण में कैसे होता है, यही होता है एग्जैक्टली। आसपास जो भी बड़ी दुकानें हैं तो बोलेगा हमें पैसा नहीं चाहिए, आप पूड़ी का खर्चा उठा लो। सब्जी वाला मिल गया, हमें पैसे नहीं चाहिए, सारा सब्जी आपकी तरफ से। दूध वाला मिल गया, हमें पैसा नहीं चाहिए, दूध का इंतजाम आपका। इस तरीके से जागरण को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो मेरे पास मेरी दुकान, उसके पास, उसने बोला जागरण के लिए सारा आटा, मान लो मैंने 10 किलो आटा दे दिया, दान ही तो दिया है मैंने, चंदा ही तो दिया है, क्या मेरे बिजनेस के लिए खर्चा नहीं है, खर्चा है। अगर मैं 50 किलो आटा खरीद के लाया था, उसमें से 10 किलो मैंने चैरिटी में दे दिया, तो मेरे पास बचे कितने किलो, 4 किलो। जब मेरे पास 4 किलो बचा तो मेरा परचेज क्या हो गया, कम हो गया, और मेरा खर्चा भी तो है। और खर्चे का नाम क्या है हमारा, चैरिटी। खर्चे का नाम क्या है, तो खर्चा डेबिट होना चाहिए और परचेज क्या होना चाहिए, क्रेडिट। तो इसका अगर मैं रूल बनाऊं, तो रूल अगर मैं इसका बनाऊं तो रूल बनेगा हमारा, चैरिटी क्या होगा, चैरिटी हमारे लिए एक्सपेंस है, दैट्स वाई डेबिट। और दूसरा परचेज क्या होगा, आपको पता है ये भी एक्सपेंस है बट इट इज डिक्रीज, तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसकी जर्नल एंट्री मैं नीचे लिख रहा हूं चैरिटी वाले का, गुड्स गिवन एज
चैरिटी ₹1000। एंट्री बता सकता है कोई? एंट्री क्या होगा? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। being goods given as charities। ठीक है, समझ में आए? 3 एंट्री कर ली हमने, ड्राइंग के पर्पज से और फ्री सैंपल के पर्पज से, और उसका नाम दूसरा क्या है? एडवर्टीजमेंट, और चैरिटी के पर्पज से। लॉस बाय थेफ्ट, क्या मुझे लॉस बाय थेफ्ट का मतलब बता सकते हो? चोरी। और थेफ्ट को अकाउंटिंग लैंग्वेज में एम्बेजल्ड भी बोलते हैं। आएगा कहीं कहीं क्वेश्चन, एम्बेजल्ड भी बोलते हैं। तो थेफ्ट है लॉस। अब मेरे दुकान पे मान लो टॉफी के जार रखे हुए हैं, मैं टॉफी बेचता हूं तो जार रखे हुए हैं, तो मेरे लिए परचेज है ये। 5 जार थे, 1 2 3 4। मैं नीचे सामान दे रहा था, एक जार गायब हो गया। सामान देने के लिए मैं नीचे झुका और एक जार गायब हो गया, मुझे पता ही नहीं चला ये जार कहाँ चला गया। तो क्या मान लो मेरा जार चोरी हो गया? परचेज मेरे पास 4 डब्बे थे तो बचे कितने? 3। तो लॉस बाय क्या हो गया? थेफ्ट। क्या मेरा परचेज दोबारा कम हो गया या नहीं हो गया? हो गया। तो परचेज को डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। और नुकसान भी हुआ है, नुकसान का नाम क्या है? लॉस बाय थेफ्ट। तो नुकसान का नाम होगा लॉस बाय। सोचो जर्नल एंट्री क्या हो सकता है? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो अगले का मैं स्टेटमेंट लिखूं, रूल क्या है? रूल लॉस बाय थेफ्ट क्या होगा? एक्सपेंस है, इट इज लॉस एंड इट विल बी डेबिट। और परचेज क्या है? एक्सपेंस है, हाँ या ना? और इट इज डिक्रीज एंड इट शुड बी क्रेडिट। ठीक है, एंट्री देखो, लॉस बाय थेफ्ट या गुड्स स्टॉलन या लॉस बाय थेफ्ट ₹1000। इसके ऊपर स्टार बना देता हूं, इसके ऊपर अलग से करेंगे। अब मान लो ऐसा भी हो सकता है, लॉस बाय थेफ्ट के जगह पे लॉस बाय फायर भी हो सकता है ना? फिर मेरा गुड्स चला जाएगा, तो उसके केस में क्या एंट्री करेंगे? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, समझ में आ रहा है? टू परचेज अकाउंट। तो ये हो गया हमारा गुड्स लॉस बाय थेफ्ट। और लॉस बाय फायर होता तो बस लॉस बाय फायर, एंट्री होगा लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब बताओ, जो मेरा जार लेके गया वो थेफ्ट, जो मेरा जार लेके गया वो मैंने 100 रुपए का खरीदा था और बेचता मैं 150 का, तो मेरा नुकसान कितने का हुआ? मैं क्या बोलूंगा यार, 100 रुपए का खरीदा था वो चला गया, 100 का नुकसान। तो अगर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस दोनों दे दे तो कौन सा वैल्यू कंसिडर करोगे? कॉस्ट प्राइस। ये आपको याद रखना है। ये आ गया 1000। बीइंग गुड्स लॉस बाय थेफ्ट। क्लियर? अब बताओ, 1000 ही लिखा है मैंने, वो मैंने 100 गलती से बोल दिया, 1000 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, अमाउंट नहीं, आप एंट्री का कॉन्सेप्ट देखो, ठीक है ना? एसेट्स मेकिंग, सपोज करो मेरा एक फर्नीचर का ऑलरेडी दुकान है, तो मेरी दुकान पे क्या क्या मिलता होगा? वुड, सारी लकड़ी मिलती होगी मेरी दुकान पे, चेयर, बहुत सारी चीजें। और वो दुकान मान लो छोटी है थोड़ी, जो इतनी बड़ी नहीं है, लार्ज स्केल पे, थोड़ा स्पेस कम है उसके अंदर। मैंने सोचा यार एक काम करते हैं, साथ वाली भी दुकान ले लेते हैं, मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, साथ वाली भी ले लेते हैं, जनरली यही होता है। मैंने साथ वाली दुकान ले लिया। अब वो दुकान जो मैंने लिया किराए पे, वो मुझे खाली मिलेगा या सब कुछ लगा के देगा मकान मालिक? उसके अंदर व्हाइट वॉश करवाना है, फर्नीचर लगाना है। अब मुद्दे की बात आ गई, फर्नीचर लगाना है। अब फर्नीचर मैं कहीं बाहर से खरीदूं फिर लगा दूं,
या अपने दुकान का ही बनवा के लगवा दूं? अपने दुकान का ही लगाऊंगा। तो मेरा काम फर्नीचर बेचना है, मान लो मेरे दुकान में इस तरीके के कुछ बहुत सारे बोर्ड पड़े हुए हैं। फर्नीचर पता है किससे बनता है? वैसे तो लकड़ी का होता है, लेकिन आज के टाइम पे मैंने देखा है बोर्ड यूज करते हैं। जैसे ये सब है ना, बोर्ड बोलते हैं, प्लाई बोलते हैं, सुना होगा प्लाई बोर्ड, तो प्लाई बोर्ड। तो वो जो था मेरे दुकान पे 10 पड़ा हुआ है, एक मैंने दूसरे दुकान में काउंटर बनाने के लिए दे दिया, तो मेरा प्लाई बोर्ड कितने बच गए? 9 बच गए। क्या मैं खरीद के लाया था 10 प्लाई बोर्ड, तो मेरे लिए फर्नीचर की दुकान है तो परचेज है या नहीं है? है। और एक प्लाई बोर्ड चला गया तो मेरा परचेज कम हो गया, नहीं हो गया? परचेज कम होने के साथ वहां पे काउंटर बन गया, उस काउंटर का इस्तेमाल 1 साल तक होगा या 1 साल से ज्यादा टाइम तक होगा? ज्यादा टाइम तक होगा। तो काइंड ऑफ मेरे पास एक एसेट्स क्रिएट हो गया, हो गया ना? तो अब देखो मेरा एक फर्नीचर बन गया और मेरा परचेज कम हो गया। अब जर्नल एंट्री सोचो क्या होगा? फर्नीचर बन गया, एसेट्स आ गया और परचेज कम हो गया, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट या फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो मैंने हेडिंग क्या लगा है? यूज फॉर एसेट्स, गुड्स यूज फॉर एसेट्स मेकिंग। क्या मैंने गुड्स का इस्तेमाल कर लिया या नहीं कर लिया? और भी सुनो एग्जांपल। मैंने देखा है कई बार जो कंस्ट्रक्शन बड़े बड़े बिल्डर होते हैं, वो ऐसा नहीं करते कि बनाने लग गए मकान। वो क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े स्पेस की मैं बात करूं, तो वो सबसे पहले उस जगह पे क्या करते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कमरे तैयार कर देते हैं लेबर को रहने के लिए, क्योंकि वहां पे एक लेबर काम नहीं करेगा, 100 लेबर से ऊपर काम करते हैं। और लेबर को ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। लेबर को मैं बोलूंगा भाई 25 किलोमीटर से यहां काम करने आ जाए, बोलेगा भैया हम नहीं जाएंगे, इतना तो किराया लग जाएगा। मैं इससे अच्छा बोलता हूँ लेबर भाई आप यहीं पे रहना, यहीं पे खाना खाना पीना सब मिलेगा। तो पहले उसके लिए छोटे छोटे क्या रूम तैयार कर दूंगा मैं। तो वो जो रूम तैयार करूंगा, मुझे बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना है तो बहुत सारा रॉ मटेरियल मेरे लिए परचेज है। मैंने छोटे छोटे रूम तैयार कर दिए अपने लेबर के लिए, तो बताओ वो मेरा रूम एसेट्स हो गया। क्या मैंने गुड्स को यूज कर लिया? कर लिया। तो ये मेरे लिए क्या माना जाएगा? परचेज माना जाएगा। परचेज माना जाएगा। पीछे देख लो एक बार, क्या माना जाएगा? वो परचेज माना जाएगा। अब देखो आप, मैं यहां पे अगर एग्जाम्पल लिखूं, सपोज करो गुड्स यूज, गुड्स यूज फॉर, या फिर लिख देते हैं गुड्स यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर ₹1000 या 10,000, ठीक है। और भी एक एग्जांपल सुनो। अब मैं कई बार अपना रियल एग्जांपल लेता हूं, तो ये वाला जो मेरा डेस्क बना हुआ है ना, ये डेस्क मैंने बनवाया हुआ लकड़ी का। इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है, आप भी बैठते हो कभी इधर हिल जाता है कभी इधर हिल जाता है, रजिस्टर नहीं रखा जाता। फिर मैंने सोचा यार ये ना अब इसका लोहे का बनवाएंगे, तो इससे ऊपर वाले फ्लोर का देखोगे जो मैंने बनवाया है वो लोहे का है, वो नहीं हिलता, वो बिल्कुल सही है, वो सब बच्चे बोलते हैं वो बढ़िया है। तो जब मैं लोहे का बनवाने गया था तो मैं किसके पास गया हूँ? बेल्डर के पास, जो बेल्डिंग का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं उस पे। जब मैं उसके पास गया, उसने मुझे स्टूल ला के बैठने के लिए दिया। मैंने देखा स्टूल भी लोहे का ही है उसका, ऐसा स्टूल नहीं था प्लास्टिक का, इसका स्टूल भी लोहे का था। वो जिस कुर्सी पे बैठा था वो भी लोहे का था, बेंच जो था वो भी लोहे का था। तो मैंने बोला भाई साहब ये खरीदा है? बोला नहीं ये तो हमारा काम है, हम बना लेते हैं। तो जो उसके लिए आयरन लोहा जो है वो गुड्स है, लेकिन उस गुड्स से अपने बिजनेस के लिए कुछ एसेट्स क्रिएट कर लिया उसने। तो क्या उसने गुड्स यूज कर लिया अपने एसेट्स के लिए, स्टूल के लिए? भले ही लोहे का है, लेकिन स्टूल टेबल चेयर सबको हम नाम पता किसका देते हैं? फर्नीचर का। फर्नीचर का मतलब ये मत समझना लकड़ी का ही है। फर्नीचर मतलब होता है जो स्टूल हो गया, चेयर हो गया, छोटी मोटी जो इक्विपमेंट जो हम जिस पे बैठते हैं या फिर किसी छोटे मोटे काम के लिए उसे फर्नीचर बोलते हैं। तो उसे भी हम गुड्स यूज बोलेंगे। तो यहां पे गुड्स यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, मैं एंट्री क्या करने वाला हूं? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, और टू बताओ परचेज अकाउंट 10,000 being goods used for making what? Furniture.
ठीक है। अब देखो सुनो, और भी क्या हो सकता है। अगर मैं आपको पता कैसे चले, मैं लिखता यहां पे गुड्स यूज के जगह पे लिखता वुड। वुड को एक और पार्ट बोलते हैं टिम्बर। टिम्बर यूज फॉर मेकिंग चेयर, ₹200। अब बताओ मैंने गुड्स यूज किया या नहीं किया। मेरा काम स्टेशनरी का है और मैं टिम्बर यूज कर रहा हूं अपने चेयर को बनवाने के लिए। बताओ क्या टिम्बर मेरे लिए गुड्स है? नहीं है। और मैं चेयर बनवा रहा हूं तो कहां मैंने गुड्स यूज किया है? मैं तो बोल रहा हूं टिम्बर यूज किया है। तो इस एग्जाम्पल से आप क्या बता सकते हो कि ये गुड्स यूज हो रहा है या फिर गुड्स यूज नहीं हो रहा? नहीं बता सकते हैं। हमें पता कैसे करना पड़ेगा? अगर मैं बोलता स्टार्टिंग में लिखता जर्नल एंट्री करो इन द बुक्स ऑफ टिम्बर या फिर वुड ट्रेडर। मैंने बोला जर्नल एंट्री करो इन द बुक्स ऑफ वुड ट्रेडर, जिसका काम क्या है? लकड़ियों को खरीदना। और उसके बाद ऐसी एंट्री देखो, अच्छा टिम्बर लकड़ी का ही काम कर रहा है और टिम्बर ही इस्तेमाल कर रहा है, तब तो भाई गुड्स यूज हो गया है। अगर मैं बोलूं कि इन द बुक्स ऑफ स्टील मैन्युफैक्चरर, तो भाई स्टील मैन्युफैक्चरर स्टील करता है और टिम्बर यूज कर रहा है, तो सिंपल आपका ये नहीं बनता। तो इसकी एंट्री पता क्या करेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश या टिम्बर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि उसने एसेट्स को क्या करा है? खरीद लिया है। क्लियर? तो इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। अब फटाफट से देखो, मैं दोबारा रिकैप कर देता हूं। गुड्स का यूज हो रहा है, जब भी गुड्स का यूज होगा परचेज कम होगा, पर्सनल के लिए हो चाहे फ्री सैंपल। फ्री सैंपल को दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं? एडवर्टीजमेंट। गिवन टू चैरिटी, चैरिटी भी हमारे लिए नुकसान है। और लॉस बाय थेफ्ट या फिर लॉस बाय फायर। और लास्ट वन इज गुड्स यूज फॉर मेकिंग ऑफ एसेट्स, कोई भी एसेट्स के लिए। चलिए फटाफट से नोट करिए अब। हाँ, अगला कॉन्सेप्ट आउटस्टैंडिंग, एरियर, अनपेड, ड्यू, पेबल। ये सब मैं खर्चे के आगे अगर वर्ड लगा दूं तो वो खर्चा ना रह के लाइबिलिटी बन जाता है। ये हमने रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में देखा था। हाँ, तो नाम सिनोनियम्स है ना। कई बच्चे बोलते हैं सर अनपेड बता दिया, यहाँ तो नॉट पेड लिखा हुआ है, आपने समझाया नहीं अनपेड क्या होता है। तो इसलिए मैंने सारे वर्ड्स लिख दिए यहाँ पे, अनपेड, नॉट पेड, ड्यू भी तो एक ही है। मैं बोल दूं आउटस्टैंडिंग, मतलब दिया नहीं है। तो ये सारे आपस में सिनोनियम्स हैं, मतलब एक ही है। लेकिन कई बार आपके जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो कुछ बच्चे पूछ लेते हो, मैं तो सबको लेके चलता हूं यहाँ पे। जिस पेबल, पेबल मतलब पेमेंट करना बाकी है। रेंट पेबल है तो क्या होगा? अभी देना बाकी है। रेंट ड्यू है मतलब क्या हुआ बताओ? रेंट देना बाकी है। बिल्स पेबल नहीं बोल रहा मैं सिर्फ पेबल वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब मान लो, सपोज करो आपकी फीस ड्यू हो जाती है, सपोज करो 1 तारीख को। आज तारीख हो गई मान लो 10 तारीख। आपका फीस देना बाकी है या दे चुके हो? आप बोल सकते हो आउटस्टैंडिंग फीस, आप बोल सकते हो फी पेबल, आप बोल सकते हो फी अभी ड्यू है, आप बोल सकते हो फी मेरा एरियर है। ये सब वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं खर्चे की बात कर रहा हूं, आपके लिए खर्चा है। मान लो मुझे कहीं से रेंट मिलना था और मैं बोलूं आउटस्टैंडिंग रेंट, तो वो देना बाकी है लेना बाकी है? लेना। तो मैं जो यहां पे अभी स्टार्ट करने जा रहा हूं, सिखाने की कोशिश करूंगा आपको, वो मैं करूंगा, आपको समझाऊंगा। बिल्कुल आसान टॉपिक है, एक्सपेंस। एक्सपेंस के आगे अगर लगता है पेबल आउटस्टैंडिंग, तब क्या ट्रीटमेंट होगा? अगर एक्सपेंस के आगे लग जाए तो बन जाता है ये लाइबिलिटी। जैसे ही लाइबिलिटी बन गया तो इसको हमें जर्नल एंट्री में या कहीं भी क्रेडिट में ही शो करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है। इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट है, फुल या पार्टली। मैं दुकान पे सामान लेने के लिए गया और मैंने पूछा भैया रजिस्टर कितने का है। मैं वैसे नॉर्मल क्वेश्चन ले रहा हूं, मैं भी एक बुक सेलर हूं। मैंने बोला भैया रजिस्टर कितने का है? उसने बोला भाई ये 26 रुपए का है। मैंने बोला चलो रजिस्टर दे दो, कल पेमेंट दे दूंगा। तो पूरा बाकी रह गया या पार्टली? अब मैंने बोला भैया मेरे पास तो 20 ही पड़े हैं। उसने बोला कोई बात नहीं 5 बाद में दे देना। अब कितना बाकी रह गया? 5। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो फुल आउटस्टैंडिंग या कुछ पेमेंट कर दिया और कुछ पार्ट आउटस्टैंडिंग। समझ में आया यहां तक? तो फुल आउटस्टैंडिंग होगा
तो देखो कैसे करें, मैं लिखूंगा रेंट ड्यू ₹1000, या लिख सकता हूं मैं सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹500, या फिर मैं लिख सकता हूं इंटरेस्ट पेबल ₹600। इन सब का मतलब बाकी है। अब जर्नल एंट्री देखो, दो मैं करके दिखाऊंगा, बाकी एक आप करोगे। अब रूल चेक करते हैं। देखो क्या देना बाकी है हमें, सैलरी, क्या देना बाकी है, रेंट, क्या देना बाकी है, इंटरेस्ट। तो देखा जाए तो ये सब खर्चा भी तो है। यहां पे दो चीजें अफेक्टेड है, रेंट और आउटस्टैंडिंग रेंट। पहले पॉइंट की बात करो, दो चीजें अफेक्टेड है, एक है रेंट और एक है आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट का नेचर बता दो आप, एक्सपेंस है, बिल्कुल ठीक। और साइड आउटस्टैंडिंग रेंट का नेचर बता दो, लाइबिलिटी। एंड साइड, जवाब मिल गया मुझे जर्नल एंट्री का। जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग को ना मैं शॉर्ट फॉर्म में ओएस लिख रहा हूं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। आपको पूरा ही लिखना है 1000। क्या मैं यहां पे ड्यू रेंट वर्ड इस्तेमाल कर सकता हूं, बिल्कुल। क्या मैं एरियर रेंट इस्तेमाल कर सकता हूं, कर सकते हो। चलो बीइंग, मैं लिख सकता हूं यहां पे रेंट ड्यू ₹1000। सेकंड, सैलरी आउटस्टैंडिंग 500, क्या होगा एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू ड्यू सैलरी, या सैलरी आउटस्टैंडिंग, या सैलरी पेबल, कोई भी वर्ड लगाओ। लेकिन सबसे ज्यादा अकाउंटिंग जो होता है हमारा पॉपुलर वर्ड है वो है आउटस्टैंडिंग वर्ड। सबसे नॉर्मली हमारे रियल लाइफ में आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बहुत अच्छा, लेकिन अकाउंटिंग में आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी। ठीक है ना। अगली एंट्री फिर इंटरेस्ट पेबल, तो हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। समझ में आए, दो क्वेश्चन कर सकते हो अपने आप ही। अब देखो पार्टली, पार्टली में लिखा मैंने रेंट ड्यू अमाउंट 5000 बट पेड 1000। इसका मतलब बताओ हिंदी मीनिंग, रेंट ड्यू ₹5000, रेंट बाकी 5000 है, दिया। चलो दूसरे दूसरे बताना, रेंट पेड या रेंट अमाउंट, रेंट की जगह पे कुछ और लिख देते हैं, सैलरी, सैलरी अमाउंट ₹5000 पेड 4000। क्या यहां पे आउटस्टैंडिंग पता चल रहा है, बिल्कुल यहां पे भी क्या है हमारा आउटस्टैंडिंग है। चलो जर्नल एंट्री या रूल देखते हैं। मैं इसको रूल का नाम देता हूं, ऐसा कोई रूल है नहीं, बस मैं बना देता हूं इसको रूल का नाम। यहां पे दो चीजें, तीन चीजें अफेक्टेड है, रेंट, कैश और आउटस्टैंडिंग। ठीक है ना। रेंट जो है बिजनेस के लिए, इट विल बी कैश, मेरे पास कैश का एसेट्स, लेकिन ये एसेट्स तो कम हो रहा है, तो क्या होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी, और इट शुड बी जर्नल एंट्री ड्रॉ हो गया हमारा। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट
और टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, रेंट में आ जाएगा 5,000 और कैश में दिया सिर्फ 1,000 और आउटस्टैंडिंग में बीइंग क्या चेंज होगा? नहीं, बिल्कुल सेम। सिंपल लिख सकते हो बीइंग रेंट पेड 1,000 एंड आउटस्टैंडिंग 4,000। अगली एंट्री देखो, सैलरी अमाउंट 5,000 पेड 4,000, कितने का बाकी था? 5 का, लेकिन दिए 4 तो 1,000 क्या रह गया? आउटस्टैंडिंग। एंट्री क्या होगा सोचो? सैलरी अकाउंट डेबिट 5,000, टू कैश 4,000, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000। कैश की जगह पे यहां 4, इस वाले का फर्स्ट वाले का पूछ रहे हो सेकंड वाले का? सेकंड वाले में कैश की जगह पे 4,000 आ जाएगा। इसका पूछ रहे हो ना आपका, इसका क्या होगा? हाँ, तो मैंने बोला सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000 नहीं 4,000 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 1,000। ठीक है,